उस समय एक घटना घटित होती है भरतपुर में, और भरतपुर के डीग क्षेत्र में वहां एक गोलीकांड होता है। डीग भरतपुर में होता यह है कि पब्लिक जो है वो सरकार का विरोध कर रही है। अब पब्लिक सरकार का विरोध कर रही है, भीड़ है, उग्र है, शिवचरण माथुर सीएम है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन गोलीबारी कर देता है उस भीड़ के ऊपर। तो उसमें एक व्यक्तित्व जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, राजा मान सिंह। स्थितियां और विकट हो जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। इसलिए शिवचरण माथुर को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो शिवचरण माथुर का इस्तीफा देने का कारण क्या है? तो नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना। 7वीं विधानसभा के समय, 7वीं विधानसभा के समय सातवीं विधानसभा के समय शिवचरण माथुर के शासन काल में एक मिनट, अब मेरे को तो यहां से दिख नहीं रहा है। पुराना एडिशन नोट्स का, नहीं, नया एडिशन आ गया ना। और वैसे भी देखो, अगर कोई भी चेंजमेंट अगर कोई होता है तो वो देखो, आपको कुछ चीजें तो आपको खुद को भी टैली करनी होंगी। मान लो जैसे अगर मेरी पॉलिटी के नोट्स हैं या ज्योग्राफी के नोट्स हैं, और उसमें हो सकता है कि जिस समय मैं लिख रहा हूं या जिस समय मैं कोई काम कर रहा हूं उस समय मेरे दिमाग में कोई और चीज चल रही हो, मैंने गलत लिख दिया हो। वो जरूरी नहीं है कि सही हो जाता है कई बार। तो हमेशा टैली करो नोट्स को। वो आप एक बार ऑनलाइन टीम को बताओ कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व कर देंगे वो। हाँ, क्या लिखा था? 7वीं विधानसभा के समय डीग शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री काल में डीग भरतपुर गोलीकांड होता है। डीग भरतपुर गोलीकांड होता है। अब 7वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? स्पीकर जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रोटेम स्पीकर 7वीं विधानसभा में कौन है? परशुराम मदेरणा। परशुराम मदेरणा। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वो है पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई। पॉलिटी का नया बैच चालू है। आप ऑनलाइन टीम से बात कर लो, ऑनलाइन टीम बता देगी आपको। पूनम चंद बिश्नोई और परशुराम मदेरणा, दोनों का ही संबंध जोधपुर मारवाड़ से, दोनों का ही। फिर है 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा, इसमें हरिदेव जोशी दूसरी बार सीएम बनते हैं। फिर कुछ समय बाद इनको हटा दिया जाता है और इनके स्थान पे शिवचरण माथुर को दूसरा सीएम बनाया जाता है। पहले सीएम कौन बन रहे हैं? हरिदेव जोशी। फिर उसके बाद में कौन आ रहा है? शिवचरण माथुर बनाया जाता। नमस्कार भाई दीपक जी। हाँ मोनिका जी, पॉलिटिकल की क्लास है, तभी तो विधानसभा चल रही है। फिर 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष हैं हीरालाल देवपुरा।
हीरालाल देवपुरा। फिर कुछ समय बाद में दूसरे अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है। उनका नाम है गिरिराज प्रसाद तिवारी। दूसरे अध्यक्ष उतार लिया। फिर है नौवीं, किसमें? अच्छा, प्रोटेम स्पीकर रहेगा क्या? आपके वही परशुराम मदेरना। है ना ना। फिर है नौवीं विधानसभा। नौवीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत। दूसरी बार सीएम बनते हैं। सीएम बने और इसी टाइम पीरियड में, ये 1992 वाला टाइम है, इसी समय अयोध्या मामला, जिसमें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है, मस्जिद विवाद ये होता है। तो राजस्थान का जो चौथा आपका राष्ट्रपति शासन है, दिसंबर 1992 से लेकर दिसंबर 1993 तक लगभग एक साल रहता है ये। इसका कारण यही था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद। इस समय क्या था, भैरव सिंह सरकार में एक मंत्री थे, मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी ने कार सेवकों का नेतृत्व किया तथा मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कार सेवक जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस, उसमें जो आप ये कह सकते हो कि स्वेच्छा से जो कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से जो कार्य कर रहे हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, तो वो जो सदस्य हैं उनको कार सेवक कहा जाता है। कार सेवक होते हैं जो आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस जो है, उसके जो सदस्य होते हैं, जो सामाजिक सेवा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रस्त में रहते हैं और सामाजिक सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें कार सेवक कहा जाता है। वो कार सेवक कहलाते हैं। अध्यक्ष कौन है? वो है हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा, ध्यान रखना, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हरिशंकर भाबड़ा, डिप्टी सीएम जो हैं वो भी रहे हैं ये।
फिर है 10वीं विधानसभा, मतलब नहीं है कोई, वही है पूनम चंदी, सॉरी परशुराम मदेरणा। 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार सीएम बनते हैं। सीएम बने, और अब तक जो 10 विधानसभा आपकी हुई है उसमें ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते हों, है कोई ऐसा व्यक्तित्व? भैरव सिंह शेखावत ने तो 10 अलग अलग जगह से चुनाव लड़के जीता है, लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार 10 चुनाव कंटिन्यू जीत रहे हैं, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी लगातार 10 बार विधानसभा सदस्य चुनाव जीते। तो हरिदेव जोशी जो है लगातार क्या कर रहे हैं, 10 विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। और भैरव सिंह शेखावत जो है शेखावत 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े या चुनाव जीते, एक लगातार 10 बार और एक अलग अलग 10 जगह से। ये 10वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? ये हैं आपके पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई प्रोटेम स्पीकर। फिर बात करते हैं अध्यक्ष की। प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई, अध्यक्ष है हरिशंकर भावड़ा। उतार लिया। अध्यक्ष है हरिशंकर भावड़ा। कुछ समय बाद में हरिशंकर भावड़ा के स्थान पे आ गए शांतिलाल चपलोत। शांतिलाल चपलोत। फिर कुछ समय बाद में ये भी हट गए, इनके स्थान पे आए समरथलाल मीणा। समरथलाल मीणा। फिर है 11वीं विधानसभा। सीएम कौन बनते हैं? अशोक गहलोत। सीएम बने।
इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन है? यहां प्रोटेम स्पीकर है भैरव सिंह शेखावत। शेखावत। और एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं राजस्थान के, एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर बने राजस्थान के। प्रोटेम स्पीकर बने। और पहली बार इन चुनाव में ईवीएम मशीन जो है उसका प्रयोग किया गया राजस्थान में, पूरे चुनाव में। प्रथम बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ हाँ, वोट दे क्या था ना, ईवीएम मशीन, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं इसको। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे परशुराम मदेरणा। परशुराम मदेरणा। फिर है 12वीं प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन? वसुंधरा राजे। और प्रथम बार बीजेपी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। प्रथम बार भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। और अध्यक्ष जो हैं 12वीं विधानसभा में कौन है? सुमित्रा सिंह। और 12वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा है जिसमें आपके सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी महिलाओं से सुसज्जित हैं उन पदों पर। सीएम वसुंधरा राजे, राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, और यहां तक कि आपकी चीफ सेक्रेटरी वो भी महिला। तो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी जो है आपकी, क्या नाम लिखवाया था मैंने? पहली महिला चीफ सेक्रेटरी का क्या नाम लिखाया था? चीफ सेक्रेटरी में देखना है, अब याद नहीं आ रहा। दूसरी महिला उषा शर्मा, पहली महिला हरियाणा की हैं, राजस्थान कैडर की आईएएस हैं। कुशाल सिंह, पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कुशाल सिंह। ठीक है, तो लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों के ऊपर कौन है? महिलाएं हैं 12वीं विधानसभा में। कुशाल सिंह। उतार लिया। फिर है 13वीं विधानसभा। नहीं काम कोई मतलब नहीं, लास्ट में एक साथ लिखवा दूंगा जो उसमें है ना, प्रोटेम स्पीकर कंटिन्यू आ रहे हैं। 13वीं विधानसभा अशोक गहलोत। दूसरी बार सीएम बने। इसमें सर्वाधिक 28 महिला विधायक सदस्य थी।
सदस्य थी। कितनी? 28। हालांकि निर्दलियों के सहयोग से और बसपा के सहयोग से सरकार बनाई थी अशोक गहलोत ने। अध्यक्ष हैं दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह शेखावत। दीपेंद्र सिंह शेखावत। फिर है 14वीं विधानसभा। यहां वसुंधरा राजे दूसरी बार सीएम बन रही हैं। राजे दूसरी बार सीएम बनी। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार थी। अब तक 168 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 28 चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचती हैं। कुल 168 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 28 महिला विधानसभा पहुंची। कौन है अध्यक्ष? कैलाश चंद मेघवाल। कैलाश चंद मेघवाल। फिर है 15वीं विधानसभा। अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बने। प्रोटेम स्पीकर कौन? गुलाब चंद कटारिया। कटारिया। अध्यक्ष कौन? सीपी जोशी। ये वही सीपी जोशी हैं, राजसमंद वाले, जो एक वोट से चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उतार लिया। 15वीं विधानसभा अभी कौन सी चल रही है? 16वीं। अब आएगी आगे। अभी तो 16 ही है, 16वीं चल रही है अभी तो भजन जी भजन कर रहे हैं। सोलहवीं में खाली अध्यक्ष को याद रखो
कौन है वर्तमान में अध्यक्ष आपके? वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष। वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी। ये कंप्लीट होती हैं आपकी विधानसभाएं। सिलेबस है क्या किसी के पास? देने एक बार। हाँ, चेंज तो नहीं हुआ खैर। है अब देखो, राजस्थान पॉलिटी में आपके जो टॉपिक हैं तो मैं आपको एक बार मैच करवाता हूं। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और जिला स्तर पर आपका न्यायिक ढांचा, सूचना अधिकार अधिनियम। ये आपके टॉपिक थे, ये मैंने आपको करवा दिया। अब आपके जो टॉपिक बच रहे हैं इसमें से, उसमें एक तो है संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण। इसके आगे से आपकी राजस्थान पॉलिटी शुरू होती है। तो खाली आपको एक टॉपिक दे रखा है कि संविधान का परिचय क्या है, उसके आधारभूत लक्षण क्या है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी समस्या आती है ये, क्योंकि इसको डिफाइन तो किया नहीं है। अब संविधान के परिचय की अगर बात करें तो वो पूछना क्या चाह रहा है भाई? संविधान विकास। अब संविधान विकास कहां से पूछना चाह रहा है? जो प्रारंभिक चरण है 1600 का ईस्ट इंडिया एक्ट से, वहां से लेकर, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्ट है, तो ये तो उसमें दे नहीं रखा। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक तो संविधान का सामान्य परिचय जिसमें संविधान का निर्माण हुआ, मूलतः है जो दो फेज हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है ब्रिटिश शासन। तो उसमें जो भी प्रावधान है, मोटे मोटे प्रावधान देख लेंगे अपन 1600 से लेकर आपके 1947 तक। फिर कैबिनेट मिशन, क्योंकि देखो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें कैबिनेट मिशन की जो भूमिका है, अगर कैबिनेट मिशन का अस्तित्व है तो भारतीय संविधान का अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, संविधान सभा का गठन करता है, फिर संविधान का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में संविधान की विशेषताएं क्या है, तो एक तो संविधान निर्माण हो गया, संविधान की विशेषता हो गई। फिर संविधान के लक्षण कि भाई भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है, तो संघात्मक के लक्षण क्या होते हैं। अब भारतीय संविधान में कोई ऐसे प्रावधान भी है क्या जो एकात्मक भी है, तो एकात्मक के लक्षण क्या होते हैं। फिर मोटी मोटी सामान्य सामान्य जानकारी की भी प्रस्तावना क्या होती है, मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या है। तो एक मोटा मोटा फेज है जो आपको उसमें पढ़ना है, तो ज्यादा कोई इतना कोई विशेष माथाफोड़ी वाली है नहीं। यहां आपको स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉइंट है वो आपको ज्यादा दे रखे हैं। उसका कारण यह है कि आप जिस हिस्से से जुड़ना चाह रहे हो या जिस हिस्से से आप लोग जुड़ोगे उसमें आपका बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर से होगा। अब ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक अधिकारी जो है उस अधिकारी का जो कैडर है उस कैडर के अकॉर्डिंग उसकी पावर क्या है, क्योंकि आप एज ए असिस्टेंट जो है उसको ज्वाइन करोगे। असिस्टेंट ज्वाइन करने का मतलब यह है कि एक तरीके से उस कार्यालय में लगभग सभी काम जो है आपके हाथों से होके जाएंगे। तो फाइल कौन कैरी करेगा, आप। फाइल कौन सी डेस्क से कौन सी डेस्क पे जानी है आपकी जिम्मेदारी होगी। किस फाइल में क्या अड़चन थी, उस अड़चन को किसने कैसे दूर किया, तो आपके पास में उस विभाग की, उस कार्यालय की पूरी जन्म कुंडली होगी। आप भूमिया कैसे हो गए उस कार्यालय के, हम ये जानते हैं कि प्रशासनिक लूप पॉइंट्स बहुत हैं हमारे प्रशासन में। एक आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है, एक करने नहीं देना चाहता, एक जो ईमानदारी कभी देखना ही नहीं चाहता, शुद्ध भ्रष्टाचार में। अब ऐसे के अंदर क्या होता है कि जायज और नाजायज दोनों कामों पे इफेक्ट पड़ता है। जायज काम है तो भ्रष्टाचारी क्या करेगा, उसमें भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा। तो सामने वाला कहेगा भाई मेरा काम जायज है, मैं पैसे किस बात के दूं और क्यों दूं, तो कहेगा मैं साइन नहीं करूंगा। साइन नहीं करोगे, आप हो अब
वहां किंग पिन। अब आप कहोगे देख भाई ये नहीं कर रहा, फलाना करेगा, या फिर साइन तो मैं करवा दूंगा, अपना मिठाई का जुगाड़। हालांकि सब नहीं होते हैं, लेकिन क्या हो गया कि देखो आज सिटीजन जो है, नागरिक जो है, वो खुद इतना व्यस्त रहता है अपने कार्य में कि उसको ये लगता है कि भाई मैं फालतू का समय खराब कर रहा हूं कार्यालय में, तो क्यों ना मेरा काम फटाफट करवा लूं, 100-200 लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हेडेक नहीं है, माथाफोड़ी नहीं है। अब वो लत लग गई उनके, शेर के मुंह खून लगा हुआ है। अब कोई भी काम करने जाता है उनकी नजर में तो वही रुपया चलना शुरू हो जाता है, फाइल कैसी है, किस प्रकार की है, किस स्तर तक की है। तो आपके पास वहां सबकी कुंडली होगी कि फलान जी तो कैसे हैं, फलान जी कैसे हैं। अब ज्यादा 3-5 हुई, आप तुरंत रहने तो साहब मैं जानता हूं आप क्या हो, तो साहब दब गए। साहब ईमानदार है तो आपको भी बच के रहना पड़ेगा कि नहीं, क्या पता भाई रगड़ दिया तो। समझ रहे हो, दोनों चीजें हैं। तो प्रशासन की भूमिका जो है ना वो अपने आप में बहुत अहम होती है, और वो प्रशासनिक कर्मचारी के कैरेक्टर पर निर्भर करती है, उसका कैरेक्टर किस प्रकार का है। ठीक है, तो कल से शुरू करते हैं नया टॉपिक।